हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे रोहित सर की क्लास में। देखो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पहला चैप्टर अपन ने क्लियर किया, उसके बाद अपन ने दूसरा चैप्टर क्लियर किया, तीसरा चैप्टर क्लियर कर चुके हैं। नाउ फोर्थ चैप्टर। द फोर्थ चैप्टर नेम इज लाइफ ऑन द अर्थ। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 है, मतलब टर्म 2 का फोर्थ चैप्टर है। इज इट क्लियर? क्लास 11th की ज्योग्राफी अपन पढ़ रहे हैं मेरे यानी रोहित के साथ। स्वागत है आप सभी का एडुग्राउंड प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम क्या क्या करने वाले हैं, पहले अपन ने क्लाइमेट पढ़ा, फिर उसके बाद वाटर ओशियन पढ़ा, मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर पढ़ा उसमें, और उसके बाद अपन ने लाइफ ऑन द अर्थ पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी क्लास 11th मेरे यानी रोहित सर के साथ, आपके प्यारे रोहित सर की क्लास में। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो जनरली अपन पढ़ेंगे सबसे पहले। अपन जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फूड चेन्स कौन कौन सी होती है। अपन फूड चेन्स के टाइप्स पढ़ेंगे, अपन साइकिल्स पढ़ेंगे। साइकिल्स जैसे अपन बायोजियोलॉजिकल साइकिल्स पढ़ेंगे। उसके अलावा नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, इस तरीके से जितने भी साइकिल होते हैं सारे साइकिल्स अपन क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। और उसके बाद उसके अलावा मैं बायोस्फीयर पढ़ाऊंगा आपको। बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को इकोलॉजी में पढ़ाऊंगा। इकोलॉजी के पढ़ाने के बाद जरा मैं आपको इकोलॉजी के जितने भी टाइप्स होते हैं वो सारे टाइप्स इस तरीके से, ये जो फ्लो डायग्राम मैं आप लोगों के लिए बनाया हुआ है दोस्तों, बात समझने की कोशिश करेंगे। ये बनाना आसान नहीं होता है बिल्कुल भी, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। मेहनत लगती है, उसके लिए मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं ले रहा, ना एडुग्रोन आपसे कोई चार्ज कर रहा है। जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी वीडियोस हैं, वो आप सभी फ्री ऑफ कॉस्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट देखेंगे। बात समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि जितने भी वीडियोस हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आपको कुछ देना है तो वो हमें प्यार चाहिए। आप लोग वीडियोस को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। चलो आ जाओ। अपन क्या क्या करने वाले हैं, जरा एक बार नजर घुमा लेंगे। नजर घुमा के बोल भैया ऑल इज वेल। पहला पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन। जरा एक बार मैं वीडियो को 1 सेकंड के लिए रोकता हूं, देख के आ रहा हूं कि वीडियो अपना रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके दोस्तों, तो अपन क्या क्या करने वाले हैं, एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। हम लोग क्या करेंगे, आज पहले अपन इंट्रोडक्शन करेंगे। आज पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे। द बायोस्फीयर रिजर्व, पहले इंट्रोडक्शन में क्या होगा मैं आपको समझा देता हूं। द बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड्स ऑल लिविंग कंपोनेंट्स ऑन द अर्थ। मतलब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, अभी जैसे मान लो मैं यहां पर रहता हूं और कोई टाइगर यहां पर रहता है, तो क्या वो टाइगर बायोस्फीयर रिजर्व में आता है? बिल्कुल सर। वो टाइगर के जितनी भी लिविंग थिंग्स है, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो ह्यूमन हो या फिर एनिमल हो, वो सब बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं। समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर एक वर्ड आया है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? इंक्लूड्स ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ। इट कंसिस्ट ऑफ all plants and animals, includes all the microorganisms that live on the planet earth and their intersections या फिर interactions with the surrounding environment। बायोस्फीयर के बारे में क्या होता है कि जब बायोस्फीयर में जितनी भी लिविंग थिंग्स है, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, उन सबको मैं बायोस्फीयर में डाल दूं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एनिमल्स हो या चाहे प्लांट्स हो। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट ऑन द लिथोस्फेयर। मैंने आप लोगों को लिथोस्फेयर पढ़ाया हुआ है मेरे दोस्तों। एंड ऑल द हाइड्रोस्फीयर एज वेल एज इनटू द एटमोस्फियर देयर आर आल्सो मेनी ऑर्गेनिजम्स, दे मूव फ्रीली फ्रॉम रिलीम टू द अदर। मतलब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं इस बायोस्फीयर में कि कोई भी फ्रीली मूव कर सकता है। यहां तक चीज समझ में आ रही है दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। ये क्या बायोस्फीयर आपको दिखाई दे रहा है? ये बायोस्फीयर आपको दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों? यदि यहां पर बायोस्फीयर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो ये एटमोस्फीयर जहां पर एयर होती है, ये हाइड्रोस्फीयर जहां पर वाटर होता है, ये लिथोस्फीयर जो कि अंडरग्राउंड प्रोसेस होता है। नाउ बायोस्फीयर इज अ जोन ऑफ लाइफ जहां पर प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब बायोस्फीयर में आती है। तभी तो जो जैसे रणथंभौर एक बायोस्फीयर रिजर्व है।
जैसे अब जयपुर में आमेर है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है, क्योंकि वहां पर प्लांट्स हैं, वहां पर एनिमल्स दिखेंगे, वहां पर आपको लिविंग थिंग्स दिखेगी। क्या यहां पर ये चीज समझ में आ रही है मेरे दोस्तों? यदि ये चीज समझ में आ रही है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने आपको बायोस्फीयर में क्या क्या बताया है कि बायोस्फीयर जो होता है ना, बायोस्फीयर में क्या होगा सर, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, जितनी भी लिविंग थिंग्स है ना सर, सारी थिंग्स आ जाएगी। इसी क्लियर, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो। अरे बोल, यहां तक चीजें क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइफ ऑन द अर्थ इज फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बेसिकली ऑब्वियसली बात है ना यार, अर्थ पर कहीं भी चले जाओ आपको लाइफ मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो आप हाइड्रोस्फेयर में चले जाओ, एरोस्फेयर में चले जाओ, या जिसे आप लिथोस्फेयर में चले जाओ, आपको लाइफ मिलेगी ही मिलेगी। लिथोस्फेयर में भले ही ना मिले, लेकिन बहुत सारे जानवर ऐसे हैं, बहुत सारे जानवर, जैसे आपको मैं बात बताऊं, आपको जब आप गाजर की खेती करते हैं ना, जब आप गाजर की खेती करते हैं तो मिट्टी के अंदर खोदेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जिनमें भी लाइफ होगी। यहां पर बात समझ में आ रही है? सो लाइफ ऑन द अर्थ इज फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर्स, फ्रॉम द बॉटम टू द सी टू several kilometer in the air, from freezing water to the dry valleys, from under to the sea to the underground water lying below the earth surface। मतलब जरा यहां पर समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि चाहे आप इक्वेटर से पोल की तरफ चले जाएगा, पोल से इक्वेटर की तरफ चले जाओ, चाहे सी से सिविरल किलोमीटर्स इन द एयर चले जाओ, मतलब यदि आप बॉटम ऑफ द सी से आप हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द एयर पे चले जाओ, आपको ऑर्गेनिज्म या फिर लाइफ मिलेगी ही मिलेगी। यहां तक चीज समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट, इकोलॉजी क्या होता है, जरा इकोलॉजी के बारे में समझेंगे। इकोलॉजी देखो कुछ भी नहीं है, जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे तब ऐसे अलग अलग तरीके से बहुत ज्यादा डिटेल्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ एज ए हाउस होल्ड, एज ए हाउस होल्ड। इज इट क्लियर? सो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ एज ए हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब क्या होता है, जरा यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। ऑफ प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स, दे ऑल लिव टुगेदर इन इंटर डिपेंडेंट कंपोनेंट्स। मतलब बेसिकली क्या होता है ना, जैसे कोई भी एनिमल है वो डिपेंड करता है उसके अलावा उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे कि वो क्या खाएगा। इज इट क्लियर? जैसे लाइक कोई एनिमल्स जो प्लांट खाते हैं, जैसे जो कि वेजिटेरियन होते हैं, जैसे बहुत सारे जंतु ऐसे होते हैं, जीव जंतु जो शाकाहारी होते हैं। तो समझ में आया? अब पहले की बात करेंगे, जब पहले डायनासोर्स होते थे, डायनासोर्स होते थे, वो भी सर बहुत सारे ऐसे डायनासोर्स होते थे जो कि शाकाहारी होते थे, बहुत सारे जो नॉन वेजिटेरियन भी होते थे। इज इट क्लियर? अभी भी जैसे बहुत सारे डॉग्स ऐसे हैं जो कि आपको वेज भी मिलेंगे और बहुत सारे नॉन वेज भी हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पर पॉइंट ये है कि वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर। प्लांट्स डिपेंड करते हैं सनलाइट पर, और सनलाइट होगी तो प्लांट्स होंगे, प्लांट्स होंगे तो एनिमल्स होंगे, एनिमल्स होंगे तो ह्यूमन बींग्स होगा। इज इट क्लियर? they all live together as a interdependent components। ecological system क्या होता है? the interaction of a particular group, the interaction of a particular group of organisms, with abiotic factors। abiotic factors मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। abiotic factors ऐसे होते हैं जैसे कोई विंड हो गया या फिर वेदर हो गया। जितने भी abiotic factors हैं अभी आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। अबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब इसी सेशन में पढ़ेंगे। मे भी शायद सेकंड पार्ट में आप पढ़ पाए। 3 पार्ट अपन बनाने वाले हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। यहां पर मैंने आपको फालतू की यहां पर टाइम पास इस वजह से नहीं किया दोस्तों, क्योंकि अपना पेपर नजदीक आने वाला है। अपन को टर्म 1 का शेड्यूल, अपन को क्लास 11 का टर्म 2 का शेड्यूल भी खत्म करना है, इसके अलावा ताकि आप रिविजन कर सको। क्लास 11 का जैसे ही आपका टर्म 2 का सिलेबस खत्म हुआ, मैं इसका एमसीक्यू सेशन भी लाने वाला हूं। अभी तो भले ही मैं क्यूएनए सेशन ला रहा हूं, लेकिन इसका ऑल ओवर द चैप्टर्स का 2 एमसीक्यू सेशन लाऊंगा। फर्स्ट एमसीक्यू सेशन में अपन जितने भी आधे चैप्टर्स हैं, जैसे 3 पार्ट, जैसे मैं आपको क्लाइमेट पढ़ाया, मैंने आपको वाटर ओशियन पढ़ाया, मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर पढ़ाया, और उसके बाद जैसे मैं अभी लाइफ ऑन द अर्थ, और इसके बाद एक और चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं आपको। ये जितने भी चैप्टर्स हैं इनके मैं 2 पार्ट में एमसीक्यूज लाने वाला हूं दोस्तों। जरा बात समझने की कोशिश करेंगे यहां पर। जैसे ही इनके एमसीक्यूज में लेके आया, उसके बाद आपको आपके प्रिपरेशन का अंदाजा लगेगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? एक बार वीडियो को लाइक करें। ठीक है, इकोलॉजिकल सिस्टम में क्या होता है,
कि द इंटरेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ए ऑर्गेनिज्म with abiotic factors with a particular habitat resulting in clearly defined energy flow and material cycles on land, water and air. Material cycles are the cycles which are also going to be abiotic, but some things are going to be biotic, which going to be definitely different. So biotic and the abiotic things are normally different things, and basically we can understand about that. And just give me a 5 to 10 minutes. Okay, now this is an ecological system environment like sun, living on the earth, solar system, agriculture, fire, triangle like food chain, leaves, fuel and wind. यहां तक कोई बात समझ में नहीं आई हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा ये देखिए, ये थोड़ा सा मैंने शायद ज्यादा आगे डलवा दिया। आई थिंक ऐसा ही होता है इकोलॉजी में। क्या होता है, आई थिंक इस मैंने क्यों ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पर आपको CO2 फॉर्मेशन बता दिया। इकोलॉजिकल सिस्टम जरा समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर इस आपको सन दिखाई दे रहा है। अब यदि यहां पर आपको सन दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं दोस्तों कि यदि यहां पर आप लोगों को सन दिखाई दे रहा है, ये जो सन दिखाई दे रहा है, यहां से जो सनलाइट गिरेगी, प्लांट्स अपना फूड बनाएंगे जो कि CO2 ग्रहण करेंगे फोटोसिंथेसिस से। यहां पर आप फूड बनाएंगे और फिर जब ये फूड आगे कार्बन फ्रॉम बायोमास कन्वर्जेंस मतलब कन्वर्सेशन होगा टू फ्यूल्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल प्रोसेस। CO2 फिर आगे जब मिलेगी, जरा समझने की कोशिश करेंगे। कार्बन जो स्टोर होगा, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। न्यू एनर्जी रिसोर्स क्या है, जरा यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। हाइड्रोजन फ्यूल, जब जो हाइड्रोजन फ्यूल किस में यूज होता है, जरा आपको पता होगा कि हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में सर मैंने कहीं ना कहीं तो सुना है कि शायद स्पेस में जितने भी रॉकेट्स वगैरह जाते हैं उनमें हाइड्रोजन फ्यूल या फिर एक तरीके से एक हाइड्रोजन फ्यूल की तरह यूज होता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स आर H2 जनरेटेड बाय बायोलॉजिकल सिस्टम फ्रॉम सनलाइट एंड वाटर। CO2 अपटेक्स बाय प्लांट, CO2 प्लांट ग्रहण करते हैं और ये CO2 इनको कहां से मिलेगा, CO2 इनको मिलेगा बेसिकली कार्बन स्टोर्ड इन प्लांट्स एंड सोइल माइक्रोब्स। फॉसिल फीडबैक्स, फॉसिल क्या करते हैं ना, फॉसिल क्या करते हैं, कोई भी चीज आप एक चिपकली को मार दीजिए, उसे आप जमीन में गाड़ दीजिए, आज के तकरीबन 2000 साल बाद या 3000 साल बाद वो जो जमीन में आपको वो चिपकली जो गड़ी हुई थी और उसके कांटेक्ट में जितना भी पानी आया होगा, मेरे दोस्तों जरा बात समझने की कोशिश करना, वो चिपकली जो जमीन में गड़ी हुई थी और उसके कांटेक्ट में जितना भी पानी आया होगा, एक सेकंड थोड़ा सा बाल बना लेते हैं, तो क्या वो जितना भी पानी आया होगा वो सब पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें, अब आज जमीन में से इतना पेट्रोल क्यों निकलता है, क्योंकि सर जितने भी फॉसिल्स हैं वो फॉसिल या तो पेट्रोलियम में चेंज हो जाएंगे या कोल में या नेचुरल गैस में, और वही कोयला, आपको पता होगा कि कोयले से ही हीरा बनता है। हीरा कोई अलग चीज नहीं होता, कोयला काला होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, और हीरा इतना चमकदार होता है जिसकी बेहिसाब वैल्यू होती है। आज किसी हीरे की कीमत आप देखने जाओ, इतना है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, अरबों खरबों रुपए में है। कार्बन फ्रॉम बायोमास और फिर CO2 जो एमिशन होगा उससे सर आप ट्रांसपोर्टेशन में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, कमर्शियल यूजेस में, रेजिडेंशियल ट्रांसपोर्टेशन में कैसे सर, ट्रांसपोर्टेशन में क्या, जब कोई शिप चलता है या फिर जब कोई ट्रेन चलती है, आजकल ट्रेन भले ही इलेक्ट्रिकल होने लगी है, लेकिन पहले ट्रेन या अभी भी कुछ ट्रेन आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोयला यूज करती हुई दिखाई देंगी। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी कोयले का यूज बहुत आयात में होता है, केमिकल सेक्टर्स में भी, एज वेल एज फॉर रेजिडेंशियल एरिया जहां पर भी कोयले का यूज बहुत ज्यादा आयात में होता है। आगे बढ़ेंगे, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या होता है जरा समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स एग्जिस्ट विद वेरिंग रेंज, मतलब बहुत सारे ऐसे इकोसिस्टम हैं जो कि अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सर उनकी रेंज अलग अलग है। जैसे कोई इकोसिस्टम है
जैसे मैं एक बात बताऊं, अर्थ पर बहुत सारी एजेस हैं, 1 से लेके 110 एज उम्र तक भी आपको अर्थ पे, या 120 साल तक भी आपको एज मिल जाएगी, लेकिन इनकी रेंज अलग अलग है। जहां 1 साल से 10 साल तक के बच्चों की कैटेगरी इतनी है, वहीं 10 से 20 साल के बच्चों की कैटेगरी इतनी है। उसी तरीके से क्या इसे समझा जा सकता है कि द डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम एग्जिस्ट ऑन द अर्थ with varying range of environmental conditions where various plants and animal species have got adapted through evolution with adapted through evolution। types of ecosystem के बारे में बात करूंगा। terrestrial ecosystems can be further be classified into biomes। biomes को भी मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, लेकिन यदि मैं इकोसिस्टम के बारे में बात करूंगा कि कितने टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, तो पहला इकोसिस्टम यहां पर टेरेस्ट्रियल आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आए। सेकंड पॉइंट इज टेरेस्ट्रियल के अलावा एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम एक ऐसा इकोसिस्टम होता है जो बाकी आगे जाने के बाद दो टाइप के इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। पहला होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, दूसरा होता है मरीन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आगे चल के 3 टाइप में डिवाइड होता है, जो कि है लेंटिक, लोटिक और वेटलैंड्स। जरा यहां पर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में बात करूंगा तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम और द लास्ट इज डेजर्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उसके बाद ग्रासलैंड पढ़ाने वाला हूं, और फिर माउंटेन, देन फिर डेजर्ट पे आएंगे। यहां तक चीज समझ में आई? फिर से एक बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे। इकोसिस्टम के बारे में बात करूंगा दोस्तों, तो इकोसिस्टम 2 टाइप का होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक मतलब जो वाटर से रिलेटेड है। एक तो होता है फ्रेश वाटर और एक होता है मरीन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर में भी लैक्टिक होता है सर, लोटिक होता है सर, उसके अलावा वेटलैंड्स होते हैं। वेटलैंड्स ऐसी भूमि होती है जो कि आर्द्र होती है, मतलब जो कि वेट होती है। जरा यहां पर वर्ड से समझ में आ रहा होगा, वेट प्लस लैंड्स इक्वल्स वेटलैंड्स। जो जमीन भीगी हुई होती है उसे वेटलैंड बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो एक बार वीडियो को प्लीज लाइक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। टेरेस्ट्रियल में 4 टाइप याद रखने हैं। पहला फॉरेस्ट हो गया, दूसरा ग्रासलैंड हो गया, तीसरा माउंटेन एंड फोर्थ डेजर्ट। ए बायोम कैन बी डिफाइंड एज अ टोटल असेम्ब्ड या फिर टोटल असेंबलेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज इंटरेक्टिंग विद इन स्पेसिफिक कंडीशंस। मतलब बायोम एक ऐसा हो जाता है, एक ऐसा सर्कल समझ सकते हो, जो टोटल असेंबल ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज इंटरेक्टिंग विद स्पेसिफिक कंडीशंस। दीज इंक्लूड्स रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड सॉइल कंडीशंस। सम ऑफ द मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ड्स के इंपॉर्टेंट बायोम्स के बारे में बात करूंगा तो फॉरेस्ट, आंख बंद करके जरा एक बार समझेंगे। फॉरेस्ट एक बायोम है, ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड टुंड्रा बायोम्स। जरा समझने की कोशिश करेंगे। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड टुंड्रा बायोम्स। एक्वाटिक इकोसिस्टम, क्या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यहां पर क्लियर हो गया? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यहां पर क्लियर हो गया। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जरा मैंने पढ़ा कि फॉरेस्ट मैंने पढ़ा, माउंटेन्स पढ़ा, डेजर्ट पढ़ा, ग्रासलैंड पढ़ा और टुंड्रा बायोम्स पढ़ा। वैसे ही एक्वाटिक इकोसिस्टम में कैन बी क्लास्ड एज मरीन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। मरीन इकोसिस्टम्स इंक्लूड द ओशियंस। ऑब्वियसली मरीन कोई पानी में तो चलने से रही, कोई नदी में मरीन सबमरीन चलती है क्या? वो ओशियन में ही चलती है, ओशियन में ही चलती है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स इंक्लूड्स लेक, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स जितने भी है, मार्सेस एंड बोग्स। आगे आओ, ये बायोम आपको दिखाई दे रहेगा यहां पर। ये जरा देखो, ओशियन, ये ओशियन की वेव्स, यहां पर डेजर्ट, फॉरेस्ट, विंटर फॉरेस्ट, यहां पर भी आपको फॉरेस्ट वगैरह ये सारे टाइप के वेटलैंड्स, ये वेटलैंड्स हैं, ये भी वेटलैंड्स हैं, सब चीजें दिखाई दे रही होगी। आगे बढ़े। नाउ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स और कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, सारी चीजें आज मैं क्लियर करवा दूंगा दोस्तों, और ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों। नाउ
स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं और इकोसिस्टम का क्या फंक्शन होता है, किस तरीके से वर्क करता है, समझने की कोशिश करेंगे। द स्ट्रक्चर्स ऑफ एन इकोसिस्टम्स involves a descriptions of a available plants and animal species from a structures point of view। स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें होती है, पहला होता है अबायोटिक एंड दूसरा होता है बायोटिक फैक्टर्स। इकोसिस्टम में और ओवर इकोसिस्टम में दो फैक्टर्स होते हैं, अबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड्स रेनफॉल, जिसमें बायोलॉजी का कोई यूज नहीं है, लाइक जो इन्वायरमेंटली होते हैं, लाइक रेनफॉल, टेम्परेचर, सनलाइट, एटमॉस्फेयर, ह्यूमिडिटी, soil conditions, inorganic substances like carbon dioxide, water, nitrogen, sulfur, calcium, phosphorus, oxygen, this type of things, abiotic factors। Look at that। abiotic factors में क्या क्या हो गया, wind, sunlight, soil यानी मिट्टी, temperature, atmosphere, water, these are non-living components of the ecosystems that calls। if someone is asking us कि सर अबायोटिक सिस्टम क्या होता है, अबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, these are non-living components of the ecosystems like wind, rainfall, water, oxygens, nitrogen, carbon, sulfur, phosphorus, sunlight, soil, temperature, atmosphere, these type of things are abiotic factors। So the sir, what is the biotic factors? All remaining factors are biologic, all remaining factors are biotic factors। biotic factors includes the producers, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते हैं, लाइक क्या प्रोड्यूस किया सर, अरे यार जैसे सपोज करो कोई भी प्लांट है, वो क्या प्रोड्यूस करेंगे आपके लिए, प्लांट क्या प्रोड्यूस करते हैं आप लोगों के लिए, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। द कंज्यूमर्स लाइक प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्सरी कंज्यूमर्स एंड द decomposers, all are the biotic factors। producers include all the green plants, producers include all the green plants which manufactures their own food through photosynthesis। मतलब प्रोड्यूसर के बारे में बात करूंगा तो इसमें सर सभी वो प्लांट आएंगे, प्लांट जितने भी प्लांट है इस ऑल ओवर द वर्ल्ड में, जितने भी प्लांट है वो सब जितने भी प्लांट है इस इकोसिस्टम में, वर्ड यहां पर गलत टर्म हो जाएगा, मैं माफी चाहता हूं आपसे, वर्ड यहां पर दोस्तों गलत हो जाएगा। यदि मैं बात करूं जितने भी प्लांट है इकोसिस्टम में, वो सारे प्लांट किसके अंदर आ जाएंगे सर, प्रोड्यूसर के अंदर। प्रोड्यूसर क्या होता है सर, विच मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। द प्राइमरी कंज्यूमर्स इंक्लूडेड हर्बिवर्स एनिमल्स लाइक डियर, गोट, जो बेसिकली वेज होते हैं प्योरली, माइस एंड ऑल प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स। द कार्निवोर्स इंक्लूड्स all the flesh eating animals like snake, tigers and like। फ्लेश मतलब होता है, आप मांस समझेंगे, जो कि किसी जानवर या इंसान का हो सकता है। कार्निवोरस मतलब वही होता है। यहां तक बात समझ में आ रही है। बायोटिक फैक्टर्स में प्रोड्यूसर तो प्लांट हो गए, कंज्यूमर्स जो इसे कंज्यूम करते हैं, जरा देखिए बफेलो भी है, फोक्स भी है, ह्यूमन बींग्स भी है, टाइगर, लाइन, और डीकंपोजर्स लाइक जितने भी है, जैसे केकड़ा हो गया, अमीबा, यहां पर ये आप क्या बोलेंगे, मशरूम्स, इस तरीके की सारी चीजें, कॉकरोच वगैरह। सर्टेन कार्निवोर्स दैट फीड आल्सो ऑन कार्निवोर्स आर नोन एज टॉप कार्निवोर्स लाइक हॉक्स। हॉक्स मतलब बेसिकली जो चील होती है, बाज होता है, और मोंगूज, मोंगूज बेसिकली आप नेवला, नेवला जानते हो, नेवला सांप, नेवले की कहानी सुनी होगी ना, वो नेवला। डिकम्पोजर्स आर दोज दैट फीड द डेड ऑर्गेनिज्म, जो मरे हुए को खाते हैं। फॉर एग्जांपल्स स्कैवेंजर्स लाइक वल्चर्स एंड क्राउज, क्रोज यानी कौवे, एंड फर्दर ब्रेकिंग डाउन टू द डेड मैटर्स बाय अदर डिकम्पोजिशन एजेंट लाइक बैक्टीरिया एंड वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली एक इकोसिस्टम चलता ही ऐसे हैं सर, कि कोई भी सर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कौवा वगैरह, वो सब मरे हुए को खाते हैं और फिर बाकी बाद में बैक्टीरिया वगैरह काम तमाम कर जाते हैं, उसको डिकम्पोज कर जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? जरा यहां पर ये देखिए, ये बाज है, इसको आप हॉक्स बोलते हैं, हॉक, इसको आप हॉक बोलेंगे, और इससे आप बोलोगे सर रंग, मतलब इसे
मंगूज बोलते हैं, मैंगूज, मोंगूज, 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 जिसे आप नेबुला बोलते हैं। यहां तक चीज समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं सर फूड चेन की। सर अब बात करते हैं फूड चेन की। बात करेंगे दोस्तों टाइप ऑफ फूड चेन्स के बारे में। कौन कौन सी फूड चेन्स के टाइप्स होते हैं? सर दो टाइप की फूड चेन्स होती है। पहली फूड चेन के बारे में बात करूंगा दोस्तों, वो होती है ग्रेजिंग फूड चेन्स। ग्रेजिंग फूड चेन्स, ग्रेजिंग फूड चेन्स के अंदर भी सर दो टाइप की फूड चेन्स होती है। बेसिकली एक होती है प्रीडेटरी फूड चेन्स और दूसरी होती है प्रेसेटिक फूड चेन्स। ग्रेजिंग फूड चेन्स में भी दो तरीके की फूड चेन्स होती है, मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों। पहली होती है प्रीडेटरी फूड चेन्स, दूसरी होती है सर प्रेस्टिक फूड चेन्स। और फूड चेन्स में एक होती है टिट्यूटस या फिर सेफ्रोटिक फूड चेन्स। इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। जरा आगे बढ़ते हैं। टू टाइप ऑफ फूड चेन्स। पहली आ गई सर ग्रेजिंग फूड चेन्स। ग्रेजिंग फूड चेन्स का एक बार जरा मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं। दिस इज आउल, जो कि एक कंज्यूमर है, वो प्लांट वगैरह से कैसे सर, पहले फ्लावर जो कि एक प्रोड्यूसर है, फ्लावर को सर कैटरपिलर क्या करेगा, कंज्यूमर होगा। कैटरपिलर को कौन खाएगा सर आगे? फ्रॉग, फ्रॉग खाएगा। फ्रॉग को कौन खाएगा सर आगे? स्नेक, एक स्नेक खाएगा। स्नेक को यहां पर आप आउल लिखो, यहां पर आप हॉक लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट कॉज ग्रेजिंग फूड चेन, दैट कॉज ग्रेजिंग फूड चेन। जरा इसकी डेफिनेशन एक बार डेफिनेशन जान लेते हैं सर, एग्जाम के लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। क्या लिखेंगे? द फर्स्ट लेवल स्टार्ट विद प्लांट्स एज प्रोड्यूसर, मतलब प्रोड्यूसर किससे स्टार्ट होता है सर? प्लांट से। एंड विद कार्निवोरिस एज कंज्यूमर एज द लास्ट लेवल with the herbivores. Being at the intermediate level, there is a loss of energy at each level, which may be through respiration, excretion, or decomposition. The levels involved the food chain ranges 3 or to 5 and energy is lost at each level. मतलब क्या है यहां पर? मतलब जितनी भी एनर्जी है, क्या ऐसा कहा जा सकता है कि प्लांट से कुछ एनर्जी यदि मैं उसमें जाएगी, यदि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो सर पूरी एनर्जी नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च होगी। वही बात यहां पर कहा जा रहा है, वही बात यहां पर कहा जा रहा है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ूंगा। द डेट्रिटस फूड चेन, द डेट्रिटस फूड चेन के बारे में बात करूंगा। इट इज बेस्ड ऑन ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स लाइक ऑटोट्रोप्स एनर्जी लेवल कैसे सर? इनिशिएटेड बाय द ग्रेजिंग एनिमल्स and involves the decomposition or breaking down of organic wastage and dead matter derived from a grazing food chain। जरा कैसे सर कि यहां पर जितनी भी डेड मैटर से लाइक डेड लीव्स है वो कौन खाएगा सर? डिकम्पोज कौन करता है? वुड लॉस करते हैं, मतलब जैसे भी दीमक होते हैं, जितने भी दीमक होते हैं फिर उनको कौन खाएगा सर? उनको खाएगा सर ब्लैक बर्ड। उनको कौन खाएगा सर? ब्लैक बर्ड, यानी जिसे आप बेसिकली कौवा वगैरह बोल सकते हैं। टाइप ऑफ बायोम्स के बारे में बात करूंगा। 5 मेजर बायोम्स होते हैं मेरे दोस्तों। पहला फॉरेस्ट, दूसरा डेजर्ट, तीसरा ग्रासलैंड, चौथा एक्वाटिक और फिफ्थ लास्ट एंड एटीट्यूडिनल बायोम्स। फिर से जो अपन मेजर 5 बायोम पढ़ने वाले हैं, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, एक्वाटिक एंड एटीट्यूडिनल बायोम्स। यहां तक चीज क्लियर हो गई? जरा कॉन्फिडस फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, टुंड्रा, टेम्परेचर डिडीज मतलब टेम्परेचर डिसिडियस, यहां पर सुरुब्लैंड और रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट। आगे आएंगे, फॉरेस्ट के बारे में बात करूंगा। फॉरेस्ट के कितने टाइप्स होते हैं? सब टाइप्स कितने हैं सर? ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल में कितने? इक्वेटर और डिसिडियस। फिर आते हैं सर टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर आते हैं सर बोरियल फॉरेस्ट। फिर से फॉरेस्ट कितने टाइप से सर? ट्रॉपिकल, इक्वेटर में सर, इक्वेटोरियल में कौन कौन से? डिसिडियस और इक्वेटोरियल, टेम्परेट और बोरियल। उसके बाद सर कौन कौन से रीजन्स में पाए जाते हैं? 10 डिग्री नॉर्थ साउथ अमेरिका, 10 to 20 डिग्री नॉर्थ साउथ में, ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में। मतलब ये जैसे कोई नॉर्थ अमेरिका में है ऊपर की तरफ, यहां पर नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्टर्न वाला एरिया है, नॉर्थ ईस्ट एशिया, जो नॉर्थ और ईस्ट वाला जो एशिया है, ये वाला रशिया वाला। वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, मतलब जितना भी वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप है वहां पर। और ब्रॉड बेल्ट ऑफ यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ साइबेरिया, अलास्का, कनाडा एंड स्कैंडिनेविया। क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या होते हैं?
टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री, रेनफॉल एंड 1000 मिलीमीटर, सीजनल टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री, रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ेंगे, कोई भी काम की चीज नहीं है। आगे बढ़ेंगे। सोइल में कोई जगह सोइल ऐसी होती है जहां पर एसिडिक होती है, मतलब जहां पर मिट्टी यदि आपको अम्लीय मिल जाएगी, वो मिट्टी में सर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। जहां भी मिट्टी एसिडिक होगी वो आपको न्यूट्रिएंट्स पुअर होंगे, मतलब वो उपजाऊ कम होगी, वहां पर फर्टाइल कम होगा। जबकि जहां पर बेसिक मीडियम ज्यादा होगा वहां पर वो सर रिच होगी न्यूट्रिएंट्स के अंदर। आगे फर्टाइल के बारे में बात करूंगा। इनरिच्ड विद डिकेइंग लिटर, एसिडिक एंड पुअर इन न्यूट्रिएंट्स देन सोइल कवर। फ्लोरा एंड फुआना के बारे में बात करूंगा। यहां तक दोस्तों, एक बार यहां तक, फिर मैं आपको कल से फिर से रिपीट करवाने वाला हूं। जरा ज्यादा नहीं बचा है, एक बार ऐसा करते हैं कल पढ़ते हैं बाकी ना, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। एक बार इसको रिपीट करेंगे आप लोग, और कुछ भी डाउट है, कुछ भी चीजें हो, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मुझे एक अर्जेंट काम से कहीं जाना है, देन फिर मैं आता हूं फिर से दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करें और बने रहिए। एक बार फिर से कल आऊंगा, शुरू से रिपीट करवाऊंगा। कल की क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आज की क्लास में फिलहाल के लिए इतना ही पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, आपके प्यारे रोहित सर के साथ। सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।